Hello students, Vande Matram. Welcome to all of you in the session number 3 of chapter number 14, Respiration in Plants. Okay, now previous session के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस से होता है वो सब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था। तो जब भी कोई फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करना हो तो सबसे पहला स्टेप आता है ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस टर्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ग्लाइकोज का एक सिंपल मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, तोड़ना। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। तो ये शुगर को अगर आप तोड़ोगे तो शुगर के लिए एग्जांपल मैंने ले लिया है ग्लूकोज का। सो ग्लूकोज के पास अगर 6 कार्बन है तो अगर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है देन वी गेट अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो एक पायरुविक एसिड के पास कितने मॉलिक्यूल होंगे कार्बन के? 3। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज कंसिडर्ड एज अ ग्लाइकोलाइसिस। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा। सो ये ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी स्कीम थी वॉज गिवन बाय नंबर ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें पहला साइंटिस्ट है गुस्टाव एम्बेडेन, सेकेंड वन इज द ओटो मेयरऑफ एंड थर्ड वन इज द जे पार्नस। सो गुस्टाव एम्बेडेन, ओटो मेयरऑफ एंड जे पार्नस तीनों के नाम के पहले पहले अल्फाबेट से भी ये पाथवे को कभी कभार EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है। नाउ ग्लाइकोलिसिस के लिए एक मोस्ट कॉमन पॉइंट है कि ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हर एक के लिए रेस्पिरेशन करना हो तो सबसे पहले प्रोसेस कौन से आती है रास्ते में? ग्लाइकोलिसिस। फिर चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हो, तो दोनों का रेस्पिरेशन का इनिशिएशन ऑलवेज ग्लाइकोलाइसिस से ही होगा। एंड ये पॉइंट आपको कंपलसरी याद रखना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन का कोई भी मॉलिक्यूल यूटिलाइज्ड नहीं होने वाला। इसलिए तो बोल सकते हैं कि भाई एरोबिक हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के लिए सबसे पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस का। सो स्पेशली चलो आप एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करो तो उनके फर्मेंटेशन में खाली एक ही प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। So in anaerobic organism, it is the only process in respiration. So respiration अगर anaerobic organisms के अंदर हो रहा है तो उनकी बॉडी में खाली ग्लाइकोलिसिस ही होगा। ग्लाइकोलिसिस का एग्जिट लोकेशन occurs in the cytoplasm of the cell and is present in all living organism. अब आपको पता है हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस होगा और ये साइटोप्लाज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये प्रोसेस में एक्चुअल में होगा क्या? सो ग्लूकोज जिसके पास 6 कार्बन है उसका कैसा ब्रेकडाउन होगा? पार्शियल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरा ब्रेकडाउन अभी नहीं हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस सेशंस के अंदर ही बात हुई थी कि स्टेप बाय स्टेप हमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना। सो ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, चलो एनिमल्स के अंदर तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, बट प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज है इज डिराइव फ्रॉम द सुक्रोज, और सुक्रोज भी कहीं ना कहीं आपको पता है स्टार्च में से मिला होगा। सो ये सुक्रोज क्या है? सो सुक्रोज स्टार्च में से कन्वर्ट हो गया होगा विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। सो प्लांट के अंदर या तो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट या तो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है सुक्रोज, वो सुक्रोज का कन्वर्जन हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। सो सुक्रोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो एंजाइम्स का नाम है इन्वर्टेज, या तो आप वो एंजाइम को बोल सकते हो सुक्रेस। और अगर आप सुक्रोज को तोड़ते हो देन आपको 2 मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे, हेक्सोस मोनोसेकेराइड्स। एक है ग्लूकोज और दूसरा होगा फ्रुक्टोज। नाउ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6। अब ये दोनों के दोनों ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर एंटर होने के लिए रेडी।
तो याद रखना आप लोग कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर खाली कौन एंटर हो सकता है, मोनोसेकेराइड का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म। मतलब आप ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को एंटर करवा सकते हो, पर सुक्रोज कभी भी, लैक्टोज कभी भी, माल्टोज कभी भी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो डाइसेकेराइड्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। नाउ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस स्टडी करने से पहले आपको मैं दो वर्ड का मतलब बता देता हूँ। पहला होता है फॉस्फोराइलेशन एंड नंबर 2 इज द डीफॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन का एक सिंपल मतलब मैंने लिखा हुआ है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, एंड डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना। अब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस नाम की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस के लिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा लीनियर पाथवे किस तरह से परफॉर्म होता है वो बता दिया। ओके, ये आपकी बुक के अंदर जो लीनियर पाथवे दिया है, ये दोनों को हम लोग कंपेयर करते जाएंगे। सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड, मतलब इन दोनों को फॉस्फेट मिलेगा। तो वो फॉस्फेट इनके 6 नंबर के कार्बन के साथ जाके अटैच होगा। सो ग्लूकोज के 6 नंबर के कार्बन के साथ, फ्रुक्टोज के 6 नंबर के कार्बन के साथ अगर फॉस्फेट ऐड होगा, सो ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाएगा कि इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड बाय द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकाइनेज। और वहाँ पे फॉस्फेट का जो डोनर होगा वो कौन होगा, एटीपी। अब आपको मैं इसी में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ग्लूकोज को ये एटीपी से एक फॉस्फेट मिलेगा। ओके, जो ग्लूकोज के 6 नंबर के साथ जाके अटैच हो गया, क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब एटीपी के पास 3 फॉस्फेट थे, एक ग्लूकोज को दे दिया, खुद का कन्वर्जन किस में हो गया, एडीपी में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एंजाइम कौन सा यूज होगा, हेक्सोकाइनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2+। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या करेंगे हम लोग, आइसोमराइजेशन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन in the presence of phosphohexose isomerase enzyme and we get a fructose 6 phosphate. Okay, now fructose 6 phosphate का अगेन एक बार फॉस्फोराइलेशन किया जा रहा है। तो आपको दिख रहा है एटीपी का मॉलिक्यूल है जो क्या करेगा, एक फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को देगा। अब 6 नंबर के कार्बन के साथ तो ऑलरेडी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, अब वो जुड़ेगा 1 नंबर के कार्बन के साथ। तो मॉलिक्यूल का नाम क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। और वो रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो 3 स्टेप हो गए। एट प्रेजेंट हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है, फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। ओके, नाउ फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट का अब होने वाला है स्प्लिटिंग, मतलब उसको तोड़ा जाएगा। तो अब आप लोग सोच सकते हो कि उसको तोड़ने के लिए हमारे पास फ्रुक्टोज मतलब कार्बन कितने हैं, 6, और 1 नंबर पे 1 और 6 नंबर के 1, मतलब फॉस्फेट कितने हैं, 2। तो फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट का जब हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आल्डोलेज नाम का एंजाइम यूज होगा, और एक साइड पे बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसके पास 3 कार्बन है, और दूसरे साइड पे बनेगा फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जिसके पास भी 3 कार्बन। ना ये दोनों जो कंपोनेंट है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एज वेल एज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो आइसोमर्स है मतलब आपको यहाँ पे 2 एरोस दिख रहे हैं। तो ये एरोस का मतलब है दोनों एक दूसरे में जनरली कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये दोनों जब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो यूज होने वाले एंजाइम का नाम मैंने लिखा हुआ है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। सो DHAP PGAL बन सकता है, PGAL DHAP भी बन सकता है, बट ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मेजोरिटी केसेस में DHAP का कन्वर्जन किस में हो जाता है, PGEL में। सो अब से नीचे जितनी भी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन के आगे आपको लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2। उसके पीछे का रीज़न आपको मैंने बताया कि एक तो PGL ऑलरेडी था ही, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, पर एक DHAP PGL में कन्वर्ट हो गया। तो PGL के मॉलिक्यूल कितने हो गए, टोटल 2।
सो अब हमारे पास PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स है जिसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमें ब्रेक करते जाना है। ओके, तो यहाँ तक का थियोरेटिकल पार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इसके अंदर भी आप देखो तो पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन का था, दूसरा आइसोमराइजेशन का, तीसरा अगेन फॉस्फोराइलेशन का, चौथा स्टेप आया किसका, स्प्लिटिंग का। ओके, सो ये स्टेप वही हो गया कि भाई आइसोमराइजेशन किया हमने, बिकॉज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो दोनों वैसे भी सेम ही है। सो ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपको 10 रिएक्शंस दी हुई है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस द पाइरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में से हमें पाइरुवेट बनाने के लिए अलग अलग 10 रिएक्शंस है। तो ये 10 रिएक्शंस के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स दिए हुए, जैसे मैंने आपको ऊपर की रिएक्शंस के हर एक एंजाइम्स के नाम बताए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सो अब फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड होना या तो हाइड्रोजन को रिमूव करना। अब आपको मैंने पहले ही बताया था ग्लाइकोलिसिस में तो कोई ऑक्सीजन यूज नहीं होने वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। अब 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे एक फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड से। सो जो 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उसको एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, हाइड्रोजन का एक्सेप्टर, जिसका नाम है NAD। NAD का फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, निकोटीन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब PgAl के 2 मॉलिक्यूल से रिमूव होने वाले हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये NAD। अब आप सोचो NAD के पास 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। पर सभी के आगे मैंने 2-2 क्यों लिखा हुआ है, तो वो आपको पता है क्योंकि PgAl के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। सो हाइड्रोजन 4 रिमूव हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 4 रिमूव हुए होंगे, NAD भी 2 होंगे। सो फाइनली NADH2 के मॉलिक्यूल भी कितने मिलेंगे हमें, 2। तो PgAl का ऑक्सीडेशन किया हमने, 2 मॉलिक्यूल NADH2 के मिले। सेम टाइम पे हम लोग यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के ऐड करेंगे, पर वो फॉस्फेट PI लिखा हुआ है। PI मतलब आपको याद रखना है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, तो अब आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 ऐड करते हो तो PgAl के पास एक फॉस्फेट तो ऑलरेडी था ही, एक फॉस्फेट और ऐड होगा। तो आप अब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल का नाम क्या दे सकते हो, तो भाई एक पहले कार्बन के साथ फॉस्फेट है और दूसरा तीसरे कार्बन के साथ फॉस्फेट है, और वो कंपोनेंट का नाम बनेगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BPGA। तो ये बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड नाम के 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस था वो प्रोसेस को आप बोल सकते हो फॉस्फोराइलेशन। मतलब अभी तक आप लोगों ने क्या किया है, फॉस्फेट खाली ऐड किया। अब जितने फॉस्फेट आप ऐड करोगे उतनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपको पता है यहाँ पे एक एनर्जी का मॉलिक्यूल यूज हुआ, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हुआ। या तो ये फेज को प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। सो बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड तक का स्टेज फॉस्फोराइलेशन या तो प्रिपरेटरी फेज है। ओके, अब आप लोग देखो, सो बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अब हम लोगों को करना है स्टेज नंबर 2 वाला रिएक्शन, जिसका नाम है डीफॉस्फोराइलेशन। मतलब अब आप क्या करोगे, फॉस्फेट्स को रिमूव करोगे, निकालोगे, या तो उसका नाम है ऑक्सीडेटिव फेज। तो फॉस्फेट को जैसे ही निकाला जाता है तो एनर्जी आपको अब मिलने वाली। सो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अगर आप डीफॉस्फोराइलेशन करते हो तो दोनों BPGA के पहले कार्बन के जो फॉस्फेट्स है वो निकाल दो। तो जो 2 फॉस्फेट आपने निकाले हैं वो ADP एक्सेप्ट करेगा और आपको क्या मिलेगा, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ऑब्वियसली अगर फॉस्फेट रिमूव होते हैं तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट उसको एक्सेप्ट कर लेगा एंड वी गेट अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP।
ओके, ये रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होने वाला एंजाइम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2+। ऊपर वाली रिएक्शन का एंजाइम ये रहा, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अब हमारे पास दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं एंड बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का पहला कार्बन का जो फॉस्फेट था वो निकल गया। तो अब मॉलिक्यूल का नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का हम लोग खाली एक रीअरेंजमेंट करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में और कुछ नहीं किया है, कार्बन 3 नंबर पे था, उसको खाली कहां पे ले लिया, 2 नंबर पे। सो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से बना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पर फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज नाम का एंजाइम ये रिएक्शन को परफॉर्म करेगा और पहले 3 नंबर पे था कार्बन, अब 2 नंबर पे आया। ओके, नाउ 2 नंबर पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास है उनका इनोलेज नाम के एंजाइम और Mg2+ की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल हम लोग रिमूव करेंगे, मतलब डिहाइड्रेशन नाम की प्रोसेस होगी। सो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स है, एक में से एक वाटर निकलेगा मॉलिक्यूल्स, तो दूसरे में से भी दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और ये प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेशन। जैसे ही आप डिहाइड्रेशन करते हो आपको मिलेगा कंपोनेंट जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभार PEP पेप के नाम से भी आप जान सकते हो। ओके, नाउ फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड का लास्ट रिएक्शन डीफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि अभी भी उसके पास 2 नंबर पे एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ, तो ये फॉस्फेट को निकालने के लिए डीफॉस्फोराइलेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट काइनेज Mg2+ K+। तो सोचो 2 मॉलिक्यूल्स है पेप के, दोनों में से एक एक फॉस्फेट निकलेंगे, मतलब कितने निकलेंगे, 2, जो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ADP, एंड वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो फाइनली हमें पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। सो हमने जब ये प्रोसेस का स्टार्टिंग किया था तब हमारे पास रॉ मटेरियल क्या था, ग्लूकोज था, और ये रॉ मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप अलग अलग नंबर ऑफ एंजाइम्स से ब्रेक करते गए और हमें क्या मिल गया, पाइरुविक एसिड। सो ये प्रोसेस के पूरे नाम अगर आपको याद रखने हो तो मैंने पूरा यहाँ पे एक शॉर्ट की दिया, वो शॉर्ट की में 11 स्टेप है, 11 स्टेप के जो नाम है उसके कुछ अल्फ़ाबेट्स मैंने ले लिए हैं। जैसे कि पहले का है ग्लू, सेकंड का ग्लू, तीसरे का फ्रुक्ट, चौथे का भी फ्रुक्ट। सो ग्लू ग्लू फ्रुक्ट फ्रुक्ट, फिर 5वें का डाई, 6ठे का फॉस्फो, फिर 7वें का बाई, 8वें का फॉस्फो। सो ग्लू ग्लू फ्रुक्ट फ्रुक्ट, डाई फॉस्फो, बाई फॉस्फो, फॉस्फो फॉस्फो पाई। सो इस तरह से आप ये शॉर्ट की को यूज़ करके ये सभी के सभी जो रिएक्शंस है वो याद रख सकते हो। सो अगर ग्लाइकोलिसिस की आप बात करो, सो मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस के स्टेप के अंदर ATP का सिंथेसिस भी हो रहा, NADH2 का सिंथेसिस भी हो रहा। सो कहीं पे ATP यूटिलाइज्ड हुआ, कहीं पे वो सिंथेसाइज हुआ, NADH2 का जनरेशन भी हुआ। ATP कौन कौन से स्टेज में यूटिलाइज्ड हुआ, तो ये 2 स्टेज में, पहला था ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और दूसरा था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। क्योंकि ये दोनों में हमने क्या किया था, ऐड किया था किसको, फॉस्फेट को। और पहले ही मैंने आपको बताया फॉस्फेट को अगर आप ऐड करते हो देन कंपलसरी आपको ATP यूज करना है। सो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का देन हमने क्या किया, स्प्लिटिंग, तो एक मिला DHAP और दूसरा मिला PGEL। अब जब बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से पहले का स्टेप था कि भाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का कन्वर्जन बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो वहाँ पे हमें मिला था NADH2, या तो आप बोल सकते हो NADH + H+। किस में से मिलता है, NAD+ में से। सो ये कब मिला था कि भाई 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है उस टाइम पे। सो 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड, मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे किसके फॉर्म में, तो कभी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम, किस में से, PGL में, और ट्रांसफर टू दी NAD+। तो NAD+ को अगर 2 हाइड्रोजन आप दे देते हो
तो क्या बनेगा, तो भाई NaDH2, या तो आप लिख सकते हो NaDH प्लस H+। ओके, नाउ PgL ऑक्सीडाइज्ड होकर के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ फाइनली क्या बन जाता था, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से मैंने रिएक्शन में आपको बताया क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, तो आपको ये एनर्जी जो मिलती है वो किसके फॉर्म में स्टोर होती हुई मैंने दिखाई, इन द फॉर्म ऑफ ATP। दूसरा भी एक ATP का मॉलिक्यूल्स मिलता था, आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड टू पायरुविक एसिड। सो फाइनली ग्लाइकोलिसिस का जो की प्रोडक्ट है वो कौन होगा, पायरुविक एसिड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मेटाबॉलिक फैट, व्हाट इज द मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशन ऑफ पायरुवेट। अब पायरुवेट कहाँ पे यूज होगा, सो उसका डिपेंडेंस होता है सेल्यूलर नीड्स के ऊपर, सेल की रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड्स होगा। सो बहुत सारे अलग अलग वेज है, उनमें से 3 मेजर वेज होते हैं विच डिफरेंट सेल्स हैंडल द पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जनरेट होने वाला जो पायरुविक एसिड है वो अलग अलग 3 मेजर वेज में जा सकता है। सो 3 मेजर वेज में से पहला जो मेन पॉइंट है उसका नाम है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 पार्टीशन है कि अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन इनसफिशिएंट मिलेगा तो वो कौन सा प्रोसेस करेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर उसको मिलेगा तो वो करेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये पहली पॉसिबिलिटी हुई, ये दूसरी पॉसिबिलिटी, पर ये दोनों किसके अंदर आते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है देन वो तीसरी पॉसिबिलिटी में जाएगा, और वो पॉसिबिलिटी का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो लैक्टिक एसिड हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, दोनों एनारोबिक कंडीशन में होने वाले हैं इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो आप बोल सकते हो कि भाई मोनेरा या तो प्रोटिस्टा के अंदर ज़्यादातर ये फर्मेंटेशन नाम का प्रोसेस होगा। बट अगर आप बोलो कि आपको ग्लूकोज का कैसा ब्रेकडाउन करना हो कंप्लीट, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ था। सो फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड वाटर, organisms are adopt a Krebs cycle which is also called as a aerobic respiration। क्योंकि ग्लूकोज को आपको कंप्लीटली ब्रेक करना हो तो कंपलसरी आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर जाना है, जिसका दूसरा नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड वो एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपलसरी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की, क्योंकि आपने पहले ही मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ग्लाइकोलिसिस में नहीं होगा, एंड इसीलिए तो ग्लूकोज का कैसा ब्रेकडाउन हुआ था, पार्शियल ब्रेकडाउन। सो एट द एंड ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस 2 पायरुविक एसिड फॉर्म हुए फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन थे और पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। सो आपको पता है 2 मॉलिक्यूल्स ATP के कंज्यूम्ड हो गए डीफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे, और टोटल हम लोगों को 4 मॉलिक्यूल्स ATP के मिले थे। तो 4 ATP के मॉलिक्यूल्स मिले थे, 2 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज्ड हो गए। सो नेट गेन कितने ATP का हुआ, 2 ATP का। तो आज से दिमाग में बिठा लेना कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आप तोड़ते हो तो आपको नेट गेन 2 ATP का होगा। टोटल मिलेंगे 4, 2 यूज्ड हो जाएंगे, इसलिए नेट गेन 2 ATP का होगा। दूसरे कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल NaDH2 के और 2 मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन नाम के प्रोसेस से किसके मिलेंगे, वाटर के। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द ग्लाइकोलिसिस मीन्स पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।